पूरा लाभ लोगों को कैसे मिले, भ्रष्टाचार पर नकेल कैसे कसी जाए, पुलिस की कार्यशैली को कैसे बेहतर किया जाए और लोगों के बीच पुलिस का भरोसा और कैसे गहरा हो, मजबूत हो, इसे लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहली बार राज्य भर के डीएम और एसपी के साथ बड़ी बैठक करते नजर आए। अब अधिवेशन भवन में जहां पर ये मैराथन बैठक हुई, राज्य भर के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी इसमें पहुंचे हुए नजर आए, जहां मुख्य सचिव, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और डीजीपी से लेकर एडीजे रैंक तक के अधिकारियों की मौजूदगी इस बैठक में दिखी। बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से कई जरूरी दिशा निर्देश बेहतर पुलिसिंग को लेकर दिए गए। तो इस दौरान की ये तस्वीरें, सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक, जिसमें डीएम, एसपी के साथ डीजीपी, तमाम पुलिसिंग व्यवस्था से जुड़े हुए आला अधिकारियों की मौजूदगी दिखी। तो कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पुलिसिंग में बेहतर तरीके से किया जाए, चाहे वो एआई के जरिए हो या एग्रीकल्चर के जरिए हो, ये तमाम व्यवस्थाओं को कैसे सुनिश्चित किया जाना है, भ्रष्टाचार पर कैसे नकेल कसी जानी है, इसी लेकर जरूरी दिशा निर्देश बतौर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से जब यहां पर उनकी मौजूदगी थी तो उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं। और जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार बिहार में काम किया जा रहा है, इस संकल्प को एक बार फिर से सामने रखा गया। राज्य भर के देखिए तमाम अधिकारियों की मौजूदगी और यहां पर डीएम, एसपी के साथ डीजीपी, तमाम लोगों की मौजूदगी आपको दिख रही होगी इस अधिवेशन कक्ष में। और दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सरकार की प्राथमिकता कितनी बड़ी है और उस पर पुलिस व्यवस्था कैसे और ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। लोगों के भरोसे पर उन्हें खरा उतरना है और लोगों का भरोसा आप पर और मजबूत हो, गहरा हो, इसे लेकर आपकी कार्यशैली और संस्कृति कैसी होनी चाहिए, इस पर इस बैठक में चर्चा की गई। दूसरी तस्वीर जिसमें सीएम के निर्देश पर अब ये तमाम जो आला अधिकारी हैं जिनके हाथों में कानून व्यवस्था की बागडोर होती है, वो यहां एक्शन कैसे लेंगे, इसका निर्देश दिया गया। बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं है। अगर अपराधी गोली चलाएंगे तो अगर किसी की हत्या उनकी तरफ से की जाती है तो पुलिस भी अब उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। बिहार में 2 दिनों में 2 एनकाउंटर इस बात की तस्दीक करते हैं कि पुलिस अब और अपराध को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। सीवान में कल अपराधियों ने देखिए बीजेपी नेता और पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के रिश्तेदारों पर फायरिंग की थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने इसे चुनौती के रूप में लिया और अपराधियों को पकड़ने के दौरान उसके पैर में गोली मारी जाती है, हाफ एनकाउंटर किया जाता है, जिसके बाद घायल अपराधी छोटू कुमार यादव को पटना इलाज के लिए रेफर किया गया है। आपको बताते चलें कि बुधवार को बीजेपी नेता मनोज सिंह के बहनोई और भांजे पर गोली चलाई गई थी। रोड रेस का मामला बताया जा रहा था, जिसमें भांजे हर्ष के इलाज के दौरान मौत हो जाती है, जबकि बहनोई चंदन सिंह गंभीर रूप से घायल बताए गए। नगर थाना क्षेत्र में आंदर ढाला के पास मामूली से विवाद में गाड़ी सटने को लेकर विवाद हुआ और बहस के दौरान ही अपराधियों ने गोली मार दी। और 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर देखिए कैसे सड़क पर हल्की सी गाड़ी की एक दूसरे के साथ टक्कर कह लीजिए, वहां उसे लेकर बहस शुरू होती है और वो बहस कैसे गोलीबारी तक पहुंच जाती है, जिसमें एक शख्स की जान तक चली गई और बीजेपी नेता के रिश्तेदार को गोली लगती है, एक शख्स की मौत हो जाती है, जबकि दूसरा इलाज। प्रेस के सामने से जा रही थी आंदर ढाला पुल के नीचे से जी, उसमें सवार कुछ अपराधकर्मी गोली चलाए, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हैं और हॉस्पिटलाइज हैं, उनकी स्थिति नाजुक है। सर किसी के कैजुअल्टी की भी बात आ रही है सामने, रेफर हुए हैं, हम लोग पता करके फिर आपको बताते हैं। इसमें टीम बनाई गई है, सभी लोग त्वरित अनुसंधान करके कार्रवाई की जा रही है। सीवान में बीजेपी के नेता मनोज सिंह के बहनोई और उनके भांजे के ऊपर फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी छोटू कुमार यादव को इनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने दोनों पैर में गोली मारी है, जिसका इलाज पटना में चल रहा है। सीवान एसपी ने बताया कि कल नगर थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास वाहन के टक्कर के बाद
कहाँ से हुई थी, विवाद बड़ा था, उसके बाद फायरिंग हुई थी जिसमें बीजेपी के नेता के बहनोई और उनके भांजे की गोली लगी थी। इस मामले में चंदन सिंह की स्थिति गंभीर बनी हुई है, वहीं उनके भांजे हर्ष की इस घटना में मौत हो गई है। घटना सामने आने के बाद सिवान एसपी पूरन कुमार झा ने एक टीम का गठन किया है, जो टीम रात भर छापेमारी की और छापेमारी के बाद छोटू कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया, जहां मुठभेड़ के बाद उसे पैर में गोली लगी है। सिवान एसपी पूरन कुमार झा का कहना है कि मामला सामने आने के बाद एक टीम का गठन कर दिया गया है, टीम लगातार छापेमारी कर रही है, वही कुछ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है कि इसमें और कौन आरोपी है। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द जितने भी इसमें आरोपी है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और चलिए अब आपको अपराधियों के तांडव की वो लाइव तस्वीरें दिखाते हैं, जब बीजेपी नेता, और ये वो तस्वीर है, देखिए, बीजेपी नेता मनोज सिंह के रिश्तेदार की गाड़ी सटने पर देखिए पहले तो अपराधियों के साथ बहस शुरू हुई, और देखिए कैसे यहां पर बहस के दौरान एक शख्स सामने से आपको नजर आ रहा होगा, हाथ में रिवॉल्वर तानता है और फायरिंग शुरू कर देता है। मारपीट की जाती है। इस दौरान अपराधियों ने चंदन सिंह और उनके बेटे हर्ष को इसी दौरान बहस के बाद गोली मार दी, जिसमें इलाज के दौरान हर्ष की मौत हो जाती है। और देखिए कैसे अपराधियों और बीजेपी नेता के रिश्तेदार के साथ बहस के बाद गोलीबारी की इस घटना ने एक बार फिर से कई सवालों को खड़ा कर दिया है। के लिए कहा कि हुआ उसके बाद से गोली निकल, मतलब गोली चल रहा है, लोग भागने लगे, गोली लगी। कितने लोग इस पर गोली लगी है डॉक्टर साहब? 2 आदमी को गोली लगी। कुछ सर इसमें कैजुअलिटी भी है। डॉक्टर से पूछना हम मुश्किल नहीं है, अब क्या बताए कैजुअलिटी तो है। एक तो हमारे एक आदमी का डेथ हो गया, एक आदमी सीरियस है, उनको भेजा गया है। बिहार में ताबड़तोड़ अपराधियों के एनकाउंटर पर संजय झा की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर इससे बढ़िया क्या होगा कि जो अपराध किए उन लोगों को तुरंत उसकी सजा मिल रही है। संजय झा ने कहा कि बिहार में कानून का राज चलेगा, गोली का राज नहीं चलने वाला है। बिहार में जिसे भी रहना है वो शांति से रहे, क्योंकि नीतीश कुमार ने 2005 से ही सरकार में आने के बाद कानून का राज कायम किया था और आज भी कानून का राज ही है। लॉ एंड ऑर्डर इससे बढ़िया क्या होगा? जो किया वो गया, और सरकार की पॉलिसी है जो करेगा वो जाएगा, कोई उपाय नहीं है। जिसको शांति से रहना हो वही बिहार में रहे। और जो इस टाइप के एलिमेंट हैं इसके लिए सभ्य समाज में, इस समाज में कोई जरूरत नहीं। यही जो बिहार समझिए, कानून का राज नीतीश कुमार जी डे 1 से 24 नवंबर 2005 में जब चुनाव जीत करके उनका पहला प्रेस दिल्ली में किए, मुझे आज भी याद है, 22 अकबर रोड में, तो उन्होंने कहा, पूछा पत्रकारों ने प्रायोरिटी किया है, तो उन्होंने कहा कानून का राज स्थापित करेंगे। तो कानून का राज यहाँ चलेगा, गोली का राज नहीं चलेगा। जो भी दाएं बाएं करेगा इसको डिस्टर्ब करने के लिए, उस पर कोई मुरब्बत प्रशासन नहीं करेगा। तो कोई मरम्मत ऐसे लोगों पर प्रशासन की तरफ से नहीं होने जा रही है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी अपराध के बहाने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि तेजस्वी यादव को अपराध पर बोलने का कोई हक ही नहीं है। उनके माता पिता के शासनकाल में क्या हाल था, सभी इस बात को बखूबी जानते हैं। आज बिहार में अपराधियों को पुलिस उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। अगर कहीं कोई वारदात हो रही है तो पुलिस सीधे उनके ऊपर एक्शन ले रही है, और यही जवाब, इसी रूप में जवाब, क्योंकि यही भाषा उन्हें समझ में आती है। तेजस्वी यादव अपराध पर बोलने का कोई अधिकार है? उनकी जब सरकार, सत्ता का संरक्षण था अपराध और अपराधी, कोई सत्ताधारी दल के नेता के घर में कोई मांगलिक कार्य होता था तो उस दिन किसी न किसी व्यवसायी के घर में मातम होता था। शोरूम से गाड़ियां उठा लेना, जेवर उठा लेना, किसी की हिम्मत नहीं थी, पैसा भी मांगता था। आज अपराधी घटना घट रही है
ऊपर भी पहुंचाया जा रहा है। देख रहे हैं ना, सुल्तानगंज में घटना घटी, क्या हालत हुआ। सिवान में कल घटना घटी है, क्या हालत हुआ। तो बिहार में अपराधियों के खिलाफ हो रही पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई को लेकर सियासत में इस पर तेज है। सत्ता पक्ष का दावा है कि बिहार में कानून का राज है और जो भी पुलिस को चुनौती देगा उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। वहीं पिछले 2 दिन में हुए 2 एनकाउंटर में अपराधियों की जाति को लेकर भी अब सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष के नेता एनडीए के नेताओं पर ही जातीय रंग देने का आरोप लगा रहे हैं। अपराधी समझ लें कि उन्हें बिहार में अगर ठीक से रहना है तो उन्हें अपराध छोड़ना होगा, अन्यथा इनकाउंटर का अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। बिहार में रूल ऑफ लॉ का शासन है और सम्राट चौधरी का ये तल्ख तेवर बिहार के अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है कि आप या तो बिहार छोड़ दें, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा भी है, या तो अपराध छोड़ दीजिए चाहे बिहार छोड़ दीजिए। इनमें से कोई आपको एक बात करनी पड़ेगी। बिहार अपराध मुक्त बनेगा, बिहार में कानून का राज स्थापित होगा। देखिए, अपराधियों की कोई जात नहीं होती। अपराधी किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो सकता है। और अगर अपराध पे नकेल कसने के लिए पुलिसिया कार्रवाई हो रही है तो इसमें सरकार को इस प्रकार का बयान देना और एक खास जाति विशेष के बारे में चर्चा करना, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन और सरकार के लोग गोली का जवाब गोली से देना बखूबी जानते हैं। सिवान में भी एनकाउंटर हुआ है। यह बात तय है कि बिहार में कोई गलत करे और बच जाए, यह किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। विपक्ष के साथी अपना रोना रोते हैं, पॉलिटिकल रोटी अलग अलग एंगल से, सेंटिमेंट से खेलकर जताते हैं, लेकिन जनता सारी बातों को समझती है। अपराध के मामले पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता वक्तव्य दे रहे हैं, जिस तरह से जनता दल यू के नेता वक्तव्य दे रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं मामले को भटकाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मामले को दूसरी दिशा में भटका करके आपराधिक मामलों को भी जातीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कहीं से उचित नहीं है। बिहार विधान परिषद उपचुनाव को लेकर एनडीए की ओर से बीजेपी के अरविंद शर्मा ने नामांकन कर दिया है। नामांकन से पहले अरविंद शर्मा ने पीएम मोदी और अमित शाह के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और सीएम सम्राट चौधरी के प्रति आभार जाहिर करते हुए उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर वे पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अब अरविंद शर्मा ने यह भी कहा कि 40 साल से बीजेपी से वो जुड़े हुए हैं और पार्टी के कई प्रकोष्ठ में काम कर अपनी छाप उन्होंने रखी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को, अपने यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को और भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी को, प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय जी को के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और जो भी मुझे जिम्मेवारी दिया गया है उसको मैं अच्छी तरह से पालन करूंगा। 40 साल से वो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख करते हैं। नीचे से काम करते करते जिला प्रभारी रहे, फिर अभी कार्यालय प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं की चिंता करती है। आज उनका नामांकन है, सब लोग नामांकन में जा रहे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। विधान परिषद के एक सीट के लिए नामांकन होना है और अरविंद शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन उन्होंने किया है। और ये तस्वीर जरा देखिए, यहाँ पे नामांकन के समय में एनडीए के तमाम दलों के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पे शामिल रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, संजय सिंह, यहाँ पे विजय चौधरी, मंगल पांडे, तमाम लोग जो हैं, श्रवण कुमार, तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो यहाँ पे नामांकन हुआ है। और ये देखिए, सम्राट चौधरी सहित तमाम लोगों ने विक्ट्री साइन दिखाई है और ये बताया है कि ये उनका निर्विरोध चुना जाना जो है वो तय है। आपको बता दें कि अरविंद शर्मा ने जो नामांकन है वो मंगल पांडे के सीट खाली होने के बाद जो है उन्होंने अपना नामांकन किया है और इस नामांकन के बाद निर्विरोध रूप से चुना जाना लगभग तय है। और ये बड़ी तस्वीर जहां आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सम्राट चौधरी के साथ प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो संजय सरावगी सहित तमाम जो लोग हैं इस नामांकन प्रक्रिया में शामिल रहे और इस नामांकन प्रक्रिया में खत्म हुई है। और नामांकन के बाद तमाम लोग जो हैं
वो यहाँ से निकल रहे हैं। और तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन है, जहाँ पे अरविंद शर्मा जैसे जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनको ये जगह दे करके एक बड़ा संदेश बीजेपी में दिया है कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं की जो है वो पूछ है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। पूर्णिया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। जिले के रौंटा में सेंट्रल बैंक के सीएसपी संचालक ने सैकड़ों खाता धारकों के खाते से करोड़ों रुपए का घोटाला किया था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब सेंट्रल बैंक के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। बैंक का यह दावा है कि जल्द ही पीड़ितों से ठगी की गई राशि उन्हें वापस लौटाई जाएगी। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। 3 करोड़ का गबन कर आरोपी फरार। 278 परिवारों पर टूटा आर्थिक संकट का पहाड़। न्यूज 18 की खबर के बाद एक्शन में बैंक प्रबंधन। पीड़ितों का पैसा जल्द लौटाने का दिया आश्वासन। जरा सोचिए, आपके घर का एक सदस्य महीनों आपसे दूर दूसरे प्रदेश में रहकर दिन रात पसीना बहाता है, कड़ी मेहनत कर चंद पैसे जुटाता है और बैंक में जमा करता है, पर जैसे ही आप बैंक से पैसे निकालने पहुंचते हैं तो पता चलता है कि आपके खाते से पैसे गायब हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है पूर्णिया के रौटा बाजार के सेंट्रल बैंक के 278 खाता धारकों के साथ। 27 अप्रैल 2026 ये तस्वीर 27 अप्रैल की है, जब रौटा बाजार में सैकड़ों लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। इनका आरोप है कि सेंट्रल बैंक के सीएसपी संचालक जुबैर और उसके बेटे ने 278 लोगों के खाते से करीब 3 करोड़ का गबन किया है। पीड़ितों का आरोप है कि आरोपी सीएसपी संचालक जुबैर ने उनके बैंक अकाउंट से लिंक फोन नंबर बदलवा दिया था, जिससे पैसे निकालने के बाद इन्हें एसएमएस तक नहीं आता था। मामले के सामने आने के बाद से आरोपी सीएसपी संचालक परिवार के साथ फरार है। 30,000 रुपये 2 लाख है, 30,000 रुपये 30,000 और 2 लाख है खाते में जमा के रखी। मेरा 2 लाख लेकर पूरा पैसा उठा लिया। मैं 8,000 रुपये उठाया, वो पूरा पैसा उठा लिया। पैसा मांग करता हूँ मैं, हम यही बोलना चाहता हूँ कि मेरा पैसा मेरा खाता में लौटा दीजिए। इस बड़े फर्जीवाड़े की खबर को न्यूज 18 ने 27 अप्रैल को काफी प्रमुखता से चलाया, जिसका असर ये हुआ कि पहले तो रौटा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई, पुलिस जांच में जुटी। वहीं सेंट्रल बैंक पूर्णिया शाखा के डिप्टी रीजनल मैनेजर अभिषेक सिन्हा खुद रोटा सेंट्रल बैंक पहुंचकर इसकी जांच कर रहे हैं। 15 दिन इस काम में कार्य में लगेगा और मुझे लगता है कि सेंट्रल बैंक बहुत पॉजिटिव है इसमें। इसको लेके हम लोग पूरी तरह से अपने मेल के इंटरनल वो मैटर है वो हम लोग कंपनी को मेल कर चुके हैं, ऑलरेडी मेल जा चुका है, सारी बात उनको ये है। और हम लोग जैसे ही एक कार्य फिनिश होता है 10 से 15 दिन के, हम कंपनी को वो सारा रिपोर्ट भेज देंगे। वहाँ से आके सारे लोग वो जिनका भी जो जेन्युइन पैसा गया है उनको वो रिफंड हो जाएगा। डिप्टी आरएम अभिषेक सिन्हा कहते हैं कि मामले की जांच रिपोर्ट विभाग को भेजी जा रही है। साथ ही जिस एजेंसी से सीएसपी संचालक का अनुबंध है, उसके जरिए जल्द ही सभी खाता धारकों को उनका रुपया वापस लौटा दिया जाएगा। फिलहाल सभी के खाते पर होल्ड लगा दिया गया है। अब देखना होगा आरोपी सीएसपी संचालक कब तक पकड़ा जाता है और ग्राहकों को उनका पैसा कब वापस मिलता है। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। खबर नालंदा से, जहां छज्जू बाग मोहल्ले में हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने घर में अकेली रह रही एक महिला को बंधक बनाया और लूटपाट की। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की गई है, जिससे उनके चेहरे पर गंभीर चोट आई है। घटना के बाद ये बताया जा रहा है कि 5 से 6 की संख्या में यहां पर नकाबपोश बदमाश पहुंचे थे। बाहरी छज्जे के सहारे घर में ये प्रवेश करते हैं और तीसरे तल पर जाकर वहां लोहे की ग्रिल को काटा जाता है और अंदर प्रवेश कर जमकर लूटपाट की जाती है। बेतिया से बड़ी खबर, जहां नरकटियागंज के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में ग्रामीणों ने ताला लगा दिया। स्कूल में अनियमितता की वजह से ग्रामीणों ने मुखिया के सामने ताला लगाकर जमकर विरोध जाहिर किया। ग्रामीणों का यह कहना है कि बच्चों से टीसी के नाम पर 200 से लेकर 400 रुपए तक वसूले गए हैं। अगर प्रधान शिक्षक को स्कूल से नहीं हटाया गया
तो आंदोलन और उग्र हो सकता है। दूसरा गांव में जाओ लोग, दोसर आई तो उधर आई तो 5 साल। विद्यालय की ये तस्वीर जहां पर ग्रामीणों का हुजूम आपको दिख रहा होगा। सभी की नाराजगी इस बात से कि प्रधान शिक्षक को यहां से हटाया जाए, क्योंकि टीसी के नाम पर वसूली की जा रही है। 200 से लेकर 400 रुपए तक एक एक छात्र से लिए जा रहे हैं, जो अनुचित है। खबर वैशाली से, जहां पर बिलसर थाना क्षेत्र में पुलिस ने नकली शराब के एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है। चक मुगलामुद्दीन गांव के एक बागीचे की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी की गई और भारी मात्रा में जहरीली शराब, स्पिरिट की खाली बोतलें, ब्रांडेड रैपर, तमाम चीजों की बरामदगी होती है। कार्रवाई में एक शराब माफिया को भी गिरफ्तार किया गया है और पुलिस टीम जैसे ही मौके पर पहुंची, वहां मौजूद शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। मौके से भागने की कोशिश कर रहे अपराधियों को पुलिस ने यहां खदेड़ा भी, जिसमें एक शख्स पुलिस की गिरफ्त में आया है और अब उससे पूछताछ जारी है। अन्य की तलाश के लिए छापेमारी इस वक्त भी की जाती हुई पुलिस ने मौके से 100 लीटर तैयार देसी शराब और 100 लीटर के लगभग विदेशी शराब और 5000 खाली बोतल और बड़ी मात्रा में रैपर बरामद किए हैं। अप्रैल